आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन सेशन, जिसमें हम करने जा रहे हैं गुडविल का टॉपिक। अगेन इसके अंदर ये पूरा का पूरा रिवीजन सेशन है। मैंने इसके अंदर कई पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, कई टॉपिक्स हाईलाइट कर रखे हैं जो आपको लास्ट मोमेंट रिकैप करने में हेल्प करेगा। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इसको नेक्स्ट पेज पे मार्क करिए। एक तो आपको याद रखना है बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वन मार्कर में आ सकता है, AS 26। व्हाट इज AS 26? ये इंटेंजिबल एसेट सच एज गुडविल की बात करता है। और इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस held for the use in production or supply of goods and services for rental to others or for administrative purpose। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल। AS 26 ये याद रखना है आपको टर्म। व्हाट इज AS 26? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है। किसने इशू कर रखा है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा अगेन उसके कुछ फीचर्स हैं, ये सारा थ्योरी है, ये तो ठीक है। एक ये वाला थ्योरी बड़ा जरूरी है। दो तरीके का गुडविल होता है बच्चों, परचेज्ड गुडविल और अगले पेज पे मार्क करिए सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। गुडविल का मतलब ही क्या होता है कि भैया आपका रेपुटेशन कह लीजिए, कस्टमर्स बार बार रिपीट होके आते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि अगर आप गुडविल किसी का नाम खरीद रहे हो, अगर आप गुडविल किसी का नाम खरीद रहे हो तो यस, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। तो कीवर्ड्स मार्क करिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स prescribes that purchased goodwill may be recognized in the books of accounts and written off at the earliest but within the estimated useful life। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि अगर आप गुडविल खरीद रहे हो ना तो इसको आपने बैलेंस शीट में दिखाना है। बट नेक्स्ट पेज पे अगर आप गुडविल सेल्फ जेनरेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, इसको आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है। परचेज्ड गुडविल का यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसको रिकैप करके जाइएगा, आने के चांसेस कम है बट ये करके जाइएगा। परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों? द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज द गुडविल। जैसे एक बिजनेस की एसेट्स हैं, ये कितना हो गया टोटल? 9,10,000। आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो 5 लाख रुपए का, और उस बिजनेस की लाइबिलिटी है कितनी बच्चों? 6 लाख। कितना हो गया ये? 6,10,000। तो बेसिकली आप ये समझिए कि आप किसी बिजनेस के लिए 9,10,000 की एसेट्स है, 6,10,000 की लाइबिलिटी है, तो 3 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, बट पेमेंट कितने की कर रहे हो उसकी? 5 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो बिजनेस का, किस चीज का कर रहे हो? गुडविल का। ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में आता है, एक चैप्टर आएगा इशू ऑफ शेयर्स, वहां पे टॉपिक आता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब अदर देन कैश के लिए आता है ना, तब ये बहुत डिटेल में आता है कि भैया वहां पे गुडविल का टॉपिक आता है। तो आप साइड पे लिख लीजिए इसको, लिंक विद द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, सारे एसेट्स को डेबिट किया, लाइबिलिटीज को बच्चों क्रेडिट किया, जो पेमेंट किया उसको भी क्रेडिट में डाला, और 2 लाख रुपए जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा था, इसे बोलेंगे हम परचेज्ड गुडविल। कि हमने जो धंधा खरीदा है, बिजनेस जो खरीदा है, इसके अंदर गुडविल का पैसा खरीदा है। मतलब आपने बेसिकली कोई ब्रांड खरीद नहीं लेते, एक चलते हुए बिजनेस को खरीद लिया, भाई चलता चला जाएगा, तो आपने बेसिकली गुडविल का पेमेंट किया कि कस्टमर रिपीट हो के आएंगे। अब गुडविल निकालने के कुल मिला के कुछ तरीके हैं। आइए इसको अगर मैं समरी चार्ट के तौर पे लिखवाऊं तो लिखिए मेरे साथ साथ, या फिर लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये लिखा ही हुआ है कि आपके कुल मिला के पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट, तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर भी 2 तरीके हैं, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट। तो कुल मिला जुला के 4 तरीके के आपके फॉर्मूला हो गए जो आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। सबसे पहला बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला प्लीज ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, सब कुछ मार्क करते जाइए, पेपर में यही रिवाइज करके जाना होता है, एंड में और कुछ नहीं करना होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला मार्क करिए बच्चों,
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम तक आपको वो फायदा मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए एक ना चलती हुई दुकान है, फॉर एग्जांपल नोएडा में आपने देखा हो एक एवरग्रीन है, या फिर एक और पेस्ट्री शॉप अगर आपने सुनी हो थियोस। अब थियोस एक ब्रांड है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे को थियोस खरीदना है, तो कई साल तक ना कस्टमर रिपीट होके आते रहेंगे, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। रीजन उसका एक वैल्यू है, गुडविल, आप समझ रहे हो। तो वो फायदा कितने सालों तक रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, इसका ना एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। मतलब बेसिकली जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, अगर मैं उन सब के अंदर ये सारी एडजस्टमेंट्स कर दूं तो आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, इसको हाईलाइट करिए, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए बच्चे, पूरा का पूरा फॉर्मेट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे भी निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर क्या करते थे बच्चों, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता था बिफोर एडजस्टमेंट, कुछ आइटम प्लस करते थे, कुछ माइनस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एबनॉर्मल लॉस, आग लग गई, क्या ये हर बारी लगती रहती है, बिजनेस कर रहे हो आग लगा दिया आपने, नहीं। लॉस ऑन सेल बाय फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बट मैंने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा तो उसके से नुकसान हो गया, ये भी रिकरिंग नेचर का नहीं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों मुझे ये बात बताइए, ओपनिंग स्टॉक पीएनएल के इस साइड पे आता है, अब मैंने 100 रुपए का रिकॉर्ड किया तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का। अब अगर मैं इसको 100 रुपए की जगह 200 रुपए का रिकॉर्ड कर दूं तो मेरा प्रॉफिट गिर के कितना हो जाएगा, 400 रुपए का। इससे एग्री कर रहे हैं, 100 रुपए का डिफरेंस। तो अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर दिया है तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। अब उसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, एड बैक करेंगे ओवर वैल्यूएशन। और डिटेल में लेके जाते हैं, पीएनएल है, ओपनिंग स्टॉक मान लो 100 रुपए का, सेल्स है मान लो 1000 रुपए की, परचेज है मान लो 400 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेरा मान लो 100 रुपए का, या इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 500 रुपए का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे एक गलत हो रहा है कुछ डाटा ना, क्लोजिंग स्टॉक 100 का ही कर देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 600। अब अगर मैं ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दूं, 200 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 500। तो बेसिकली अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रहा हूं तो इसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इन्फ्लेट वो रिड्यूस्ड दिख रहा है, तो उसको ऐड बैक करेंगे। इसी का ऑपोजिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये इनकम साइड पे आ रहा होता है। समझ रहे हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे वन टाइम कोई खर्चा किया आपने, भविष्य में होना नहीं है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके आगे स्टार लगा सकते हैं। ये वाले का मैंने क्वेश्चन में ना एडजस्टमेंट भी मार्क किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साइकिल वाला एग्जांपल आता है ना कि गाड़ी खरीदी, उस पर इतना डेप्रिसिएशन लगना था, आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना था, ट्रीट कर दिया रेवेन्यू की तरह, तो क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या क्या करेंगे बच्चों, इसी का उल्टा, एबनॉर्मल लॉस का उल्टा एबनॉर्मल गेन, ओवर वैल्यूएशन इसका उल्टा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का उल्टा नॉन रिकरिंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये टर्म बड़ा जरूरी है, ये टर्म ना कई बार बच्चे स्टार्टिंग में रोकना पड़ जाता है, रीजन तब समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा बच्चा नया नया होता है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक टर्म होती है बच्चों ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस चीज को अभी डिटेल में कवर कर देते हैं, देखते हैं। यहां पे आगे लिखा होगा, ये रहा, इसके रिगार्डिंग एक नोट लिखा हुआ है बच्चों, पेज नंबर 2.13 के ऊपर। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस।
मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के लिए जरूरी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, एफडी। मैंने बैंक में एफडी करवा दी, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है? नहीं। These are those investments that are made to earn revenue by investing surplus funds and not for the purpose of furtherance of own business. ट्रेड का मतलब बिजनेस। तो अब रीड करिए, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, अब मैं अगर बैंक में एफडी करवाता हूं तो क्या उससे इनकम आएगी? बिल्कुल। क्या ये बिजनेस की इनकम है? नहीं। तो इसको माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं थियोज खरीदने जाता हूं तो वो कहते हैं कि हमने तो 1 करोड़ की एफडी करवा रखी है, 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है। तो वो कहते हैं कि हमारा 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है, तो क्या ये बिजनेस की वजह से? नहीं, दिस इज नॉन ट्रेड। इसी तरीके से कोई मैनेजमेंट का खर्चा हो, जैसे पार्टनर रेम्यूनरेशन, अगर ये माइनस नहीं कर रखा है तो इसको माइनस करेंगे। कोई फ्यूचर के खर्चे जो एक्सपेक्टेड हो, ये माइनस करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इन सबको माइनस प्लस करने के बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाता है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो रही है बच्चों बात? अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद एनवाईपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात है, गुडविल आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों? ये डब्बा, ये मैंने आपको मार्क करवा दिए, बहुत जरूरी है। जो की पॉइंट्स आपको तंग कर सकते हैं वो भी मैंने थोड़े से हाईलाइट करवा दिए हैं, 2 की पॉइंट्स, ताकि दिक्कत ना आए। इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, या ऐसा बोलूं तो क्वेश्चंस की कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स मार्क कर रखी हैं। जैसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन करिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसको स्टार लगाइए। और स्पेसिफिकली ये स्टार क्यों लगा रहे हैं? इस एडजस्टमेंट की वजह से। आइए पढ़ते हैं। सिमरन परचेज अनीता's बिजनेस, इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years। तो एनवाईपी कितना हो गया? 3। और पिछले 4 सालों के अंदर ये एडजस्टमेंट कर दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। अब ड्यूरिंग द ईयर एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो पहले तो सारे प्रॉफिट्स आ गए। ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। क्या रिकरिंग नेचर का है? नो। तो इसको क्या करेंगे बच्चों? माइनस। ड्यूरिंग द ईयर मशीन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, 30,000, नॉन रिकरिंग नेचर, एड। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2022 firm's assets were not insured due to oversight, insurance being 10,000. It is an expense incurred every year। मतलब इस साल हम इंश्योरेंस लेना भूल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल इंश्योरेंस नहीं लेते, बाकी सब सालों में माइनस होते हैं। दिस इज रिकरिंग इन नेचर, तो इसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। क्या ऐड का किया? माइनस किया ना। इस साल खर्चा नहीं दिखाया ना, इस साल प्रीमियम नहीं दिया इंश्योरेंस का, बट हर साल देते हैं। नहीं दिया, रिकरिंग नेचर का है ना, तो हर एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका फिर टोटल आया, डिवाइडेड बाय 4 किया, एवरेज निकल के आया, इनटू एनवाईपी किया, आंसर निकल के आ रहा है। इसका एक नोट लिखा हुआ है, इससे समझ में आता है। एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 मार्क करिए बच्चों। इसके अंदर मैं ये क्यों मार्क करवा रहा हूं? इस लाइन की वजह से। ये लाइन बहुत तंग कर जाता है बच्चे को, ये लाइन की वजह से। वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है ना। आइए समझाते हैं। ओम शांति नमो, क्या बात है। आर पार्टनर शेयरिंग इक्वली, दे एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। तो ये तो एनवाईपी हो गया बच्चों। और 5 साल के अंदर अभी एडजस्टमेंट क्या है? 1 April 2022, नहीं ये तो इस साल के अंदर जाएगा। 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 ईच नहीं लिखा, टोटल 20,000 की साइकिल है। ये कैपिटल का खर्चा है,
वर परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बच्चों गड़बड़ क्या हो गई, इस साल का जो हमारा लॉस आ रहा है ना पीएनएल के अंदर, हमने ये 20,000 का ट्रैवलिंग का खर्चा दिखा के 20,000 डेबिट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, हमें ये 20,000 रुपये कहां दिखाने चाहिए थे बच्चों, बैलेंस शीट में साइकिल दिखाना चाहिए था 20,000 रुपये का, और 25% जो डेप्रिसिएशन है ये इसमें से माइनस करना चाहिए था, और 15,000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, और 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था। हमने कितने का दिखा दिया खर्चा, 20 का। कितना एक्स्ट्रा दिखा दिया, 15 का। समझ में आया ट्रीटमेंट, ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, लिख लीजिए बेशक, ये रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया। तो बेसिकली पहले इसको ऐड बैक करिए और फिर इसको माइनस करिए। तो अगर आपका ही जैसे फॉर एग्जांपल 1,20,000 का लॉस आ रहा है, इसमें हमने पहले ऐड बैक किया 20,000, फिर माइनस किया 5,000, तो आपका अल्टीमेटली 1,05,000 का नुकसान आना चाहिए था। समझ में आया। तो ये वाला एडजस्टमेंट बड़ा तंग कर जाता है बच्चे को, फटाफट से इसको ड्रॉ वॉ कर लीजिए भैया, ये याद रहे, यही छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए था, फटाफट से इसको करिए ड्रॉ। यही पॉइंट तंग करने वाला है बच्चे का, बहुत बारी आता है कि सर ये रिपीट करवा दीजिए, रिपीट करवा दीजिए। डन। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगले पेज पे आइए, बाकी सब तो हो जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। अगले पेज पे आए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसके अंदर ना मैंने ये वाला हम क्यों मार्क करवा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट है रिपेयर वाला, ये वाला, इसको मार्क करिए। रिपेयर टू कार 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज 12% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब बच्चों होना क्या चाहिए था कि आपका पीएनएल के अंदर रिपेयर का खर्चा 50,000 रुपये डेबिट होना चाहिए था, बट आपने गड़बड़ क्या कर दी कि पीएनएल के अंदर और बैलेंस शीट में कितना दिखा दिया बच्चों आपने, 50,000 रुपये का व्हीकल अकाउंट दिखा दिया, और इसमें 12% का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ये इसका हो जाएगा, अच्छा ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,000 इंटू 12% इंटू जून है ना, तो 10/12, तो 5,000 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो 45,000 रुपीज हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनेट भी आएगा ना। तो हमने कर क्या दिया, डेप्रिसिएशन 5,000 का दिखाया, ये रॉन्ग है और ये राइट ट्रीटमेंट है। तो बच्चों हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, 5,000 पहले ऐड करेंगे और ये 50,000 फिर माइनस कर देंगे। आया समझ में ये, तो ये करना था इसके अंदर, ये गड़बड़ कर दी थी कौन से साल के अंदर, 2021 वाले साल के अंदर, यानी कि ये वाला। तो इसके अंदर 55,000 45 फर्दर माइनस किया तो 1,00,000 का नुकसान हो गया टोटल। कैसे किया, ये 5,000 ऐड बैक किया, माइनस किया फर्दर 50,000, हैंस ये आ गया 1,00,000 का नेगेटिव। क्या आया समझ में, लिख लीजिए बच्चों, इसको भी लिख लीजिए फटाफट से। ये ना एडजस्टमेंट यही तंग करते हैं, अदरवाइज इस चैप्टर में कोई दम नहीं है। मतलब
छोटा सा ही है ये तो। अच्छा, इससे मुझे ध्यान में आया जो आपने अभी भी बोला। अब बच्चों इसका ना इफेक्ट ये देखिए, इसको भी हाईलाइट करिए, अगले साल पे भी आएगा, इसका इफेक्ट अगले साल पे भी आएगा। रीजन बताइए। अगले साल भी हमने क्या किया होगा, सेम गलती की होगी। 50,000 रुपए पे 12% का डेप्रिसिएशन 6,000 का डेबिट कर दिया होगा ना अगले साल भी, जबकि होना नहीं था। अब क्योंकि आप अगर एक एसेट को एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा ना, तो इसको भी हाईलाइट करिए। ये वाला पॉइंट आपके डाउट से मुझे याद आया कि हाँ भैया ये भी तो गड़बड़ है। अगर आप उसको एसेट की तरह ट्रीट करें तो अगले साल भी आपने ये किया होगा 6,000 का डेप्रिसिएशन, तो दो एक ही एडजस्टमेंट से दो गलतियां दिखाई देती है हमें। करिए इसको हाईलाइट। डन। नेक्स्ट। अब बच्चों ये तो सिंपल एवरेज था। इसी तरीके से ना एक वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी होता है। मैं 2 मिनट लगा के इसको समझा देता हूं। आने के चांसेस ना के बराबर हैं, वैसे तो डिलीट भी हो गया है, बट 1 मिनट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सिंपल एवरेज की जगह इसका एक ही क्वेश्चन बस ओवरव्यू ले जाइएगा। प्रॉफिट्स गिवन है, आपको वेटेजेस गिवन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रॉफिट्स को वेटेज से मल्टीप्लाई करना है। वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा टोटल डिवाइडेड बाय वेटेज का टोटल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इनटू एनवाईपी कर दीजिए, काम खत्म। इससे पहले क्या कर रहे थे हम, इससे पहले प्रॉफिट का टोटल करते थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल प्रॉफिट निकाल के, सिंपल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के काम खत्म। अगर वेटेड एवरेज बोला जाए तो ऐसे ना वेटेजेस, असाइंड वेटेजेस गिवन होगा। तो इसका एक क्वेश्चन नंबर 8 बस कर जाइएगा, कुछ लिख के भी नहीं करने की जरूरत, बस ओवरव्यू कि भाई बाय चांस आ जाए आप रेडी होने चाहिए। कोई डाउट्स? नेक्स्ट। अब आ रहे बच्चों अगला मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला लिखिए, लिखा हुआ है यहां पे, थोड़ा प्रॉपरली नहीं है, इसको ना मैं हल्का सा लिखवाता हूं। लिखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लिखवा तो सब रखा है, लिखो दोबारा से, बुक में लिखो, बुक में जगह ढूंढो, लिखो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब आराम आराम से बच्चों, सुपर का मतलब क्या हो गया, सुपर का मतलब नॉर्मल से भी ऊपर, नॉर्मल से भी ज्यादा। तो इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं कि भैया आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा कितना रहा है और नॉर्मली में कितना प्रॉफिट कमा लेता है, जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है वही तो सुपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि भैया मैं थियोस खरीदने जा रहा हूं, थियोस की वजह से, थियोस वाला कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, थियोस का एग्जाम्पल ही चल रहे तो वो कहता है कि आपको हर साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं कहता हूं भाई तेरे को मैं अगर 1 करोड़ रुपया ना देके 1 करोड़ की एफडी करवा लूं तो 7 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट तो वैसे भी हो जाएगा ना। तो तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है मुझे, उल्टा जा ही रहा है जेब से। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर नॉर्मली कितना रिटर्न मिल जाता, उससे एक्स्ट्रा। मैं इसके अंदर यूजुअली एग्जांपल देता हूँ, ये शिल्पा शेट्टी बोलती है ना सुपर से भी ऊपर, ये वही है। सुपर मतलब नॉर्मल से भी ऊपर, समझ रहे हैं? हिमांशी खुश हो गया, आप देखते हैं शिल्पा शेट्टी।
कह रहे वाह क्या बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एनवाईपी ऑलरेडी आता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये गिवन होगा क्वेश्चन में, एग्जांपल एफडी का परसेंटेज रिटर्न। मेन फोकस एवरेज का मतलब भी समझ में आता है, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। इसके अंदर मेन फोकस आ जाता है द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको ये समझ में आ गया, वैल्यू पुट करिए एक एक करके, आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में और कुछ भी दम नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, ये ना आप सबने एक और जगह पे भी पढ़ा होगा, जब मैंने पार्टनरशिप में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट करवाया था। आइए इसको मैं रिपीट कर देता हूं। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनरशिप अकाउंटिंग के हिसाब से यहां पे आ गई बच्चों एसेट्स, यहां पे आ जाता है कैपिटल, रिजर्व्स, आउटसाइड लायबिलिटीज। ये समझ में आया? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है। पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, नॉर्मली बात करें तो अगेन बात वही है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है कैपिटल प्लस रिजर्व कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसी को निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ये समझ में आया? तो दो फॉर्मूला बन जाते हैं बच्चों। अगर लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नंबर 1 इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। बनाइए इसको, डायग्राम को बनाइए, वहीं फिट करिए। और दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बनाइए, ऐसे डायग्राम बना के याद रहेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि आप बिजनेस में कितना कैपिटल लगाने जा रहे हो, या बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है। ओनर का, ओनर यहां पे कौन है, पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग चल रही है। बस इतना ही दिमाग लगाना था। अब इसके अंदर ना, चलो लिखिए, पहले बनाइए ऐसे चार्ट वार्ट बना के सब बनाइए। हिमांशी आप घर से बुला लीजिए अपने उनको, थोड़ा लेट हो जाएगा, फोन कर दीजिए। अब इसके अंदर से ना बच्चों आपकी कुछ 3 कॉमन आइटम्स है जो माइनस होंगी हमेशा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इससे एक वैल्यू निकाला 5 लाख रुपए। अब इनमें से ना 3 चीजें माइनस होंगी। वो 3 चीजें क्या हैं, चाहे फॉर्मूला 1 लगाओ चाहे फॉर्मूला 2 लगाओ, ये 3 चीजें दोनों में माइनस होंगी। क्या क्या? इसमें से माइनस होगा गुडविल। कौन से वाला गुडविल? जो बैलेंस शीट में आ रहा होगा, एग्जिस्टिंग वाला। दूसरा माइनस होगा बच्चों नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का? जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? नहीं है। और तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चों ये टर्मिनोलॉजीज अब आपने बहुत बारी सुन ली होगी। फिक्टिशियस एसेट मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं? याद करिए ना, पार्टनरशिप में आप जब भी यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट देखते थे, उसको देखते क्या करते थे, राइट ऑफ। तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई उसको कंसिडर नहीं करना है कैपिटल में। तो ये कॉमन 3 चीजें, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो चाहे ये वाला, दोनों में से ही माइनस होनी है। क्या समझ में आ रही है बच्चों बात? क्लियर हो रही है बात? समझ में आता है यहां तक? तो इसको लिख लीजिए। इनफैक्ट ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। इनमें से आराम से ऑब्जर्व करिए, तीनों आइटम सेम है। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट। तो वही चीज रिपीट हो रही है ना। नोट मार्क करिए इसके अंदर, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड। तो अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है एसेट साइड पे और कुछ मेंशन नहीं है, उसको क्या ट्रीट करेंगे, नॉन ट्रेड। और इस कॉन्सेप्ट के लिए उसको माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयज। आकाश बाबू जा रहे दिमाग में? अच्छा, मैंने ये बोला, जैसे ये देखिए, अगर यहां पे मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो एक तरीका क्या है
कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, एसेट्स में से सारी लाइबिलिटी माइनस करो। यही दोनों तरीके हमने डिस्कस किए। तो कितना हो गया, 4 लाख प्लस 5 लाख, ये 5,80,000। दोनों तरीके से कोई भी तरीका। अब इनमें से 3 आइटम माइनस करनी है। गुडविल दिख रहा है आपको कितना, 60,000। फिक्टिशियस एसेट दिख रहे हैं कितना, 20,000। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर इन्वेस्टमेंट लिखा तो है, ये नहीं लिखा है कि नॉन ट्रेड है या ट्रेड है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या लेके चलेंगे, नॉन ट्रेड। हेंस दिस इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लिखा नहीं है तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द कॉन्सेप्ट कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए। ट्रेड होगा तो ये माइनस नहीं करेंगे, इसको 0 कर देंगे। ऐसे लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर ट्रेड। आ रहा है समझ में ये? तो आपको अभी मैंने काफी एम्फेसिस दिया किस चीज के ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने पे, और यहां पे कुछ भी नहीं मैंने फोकस किया। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है उस पर समझ आया मैंने। आइए, इसका मैंने ना कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, मुझे लगता है इसके क्वेश्चन इजी थे। एक क्वेश्चन नंबर 10 जरूर मार्क कर दिया है मैंने कि हाँ भाई एक वार्म अप टाइप क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा कि आपको आ जाए। जैसे ये देखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ भाई ये रिवाइज करके जाना है। 10, Alok, Akash are partners in Measures Mega Enterprises. They admit partner with effect from this. They agreed to value goodwill and 3 years purchase by super profit method, for which they decide पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे। तो बच्चों आपको क्या क्या चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रैकेट के बाहर NYP। NYP तो हमें क्लियरली दिख रहा है कितना है, 3 साल। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए 2 लाख 170, ये गेन माइनस लॉस प्लस टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 साल, एवरेज प्रॉफिट आ गया। NYP गिवन है, दिक्कत कहाँ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नॉन नॉर्मल। अब इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, NRR गिवन है, तो ये भी हो गया और काम खत्म। तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया था ताकि आपको ध्यान रहे कि भैया ये भी पढ़ के जाना है। क्लियर, कोई डाउट्स? नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर खत्म होते होते बस ये देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड बचा है। इसका 2 फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड का, आइए इसको भी लिख देते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का ये 2 फॉर्मूला है, क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इन्होंने स्टेप्स में लिखा हुआ है, आइए मैं इसका फॉर्मूला साइड पे लिखवा देता हूं। तो लिखिए इसके साइड पे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। भाई साहब लिख लो, लिखो इसको, क्या कर रहे हो ये, ना तो बाद में होगा मैसेज वैसेज, फटाफट से लिखो इसको। माइनस नेट एसेट्स। अब बच्चों यहां पे ना 1-2 चीजें ऑब्जर्व करिएगा, आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। इनफैक्ट नेट एसेट्स का एक और मतलब होता ही क्या है, दिस इज नथिंग न्यू एज दिस इज अल्टीमेटली कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पे ना ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पे एवरेज नहीं यूज कर रखा है, एवरेज नहीं यूज कर रखा है। कौन से वाला नेट एसेट्स है, ये क्लोजिंग वाला है, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे नेट एसेट्स के लिए अलग से आपको कैलकुलेशन गिवन होगा कि भैया नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, सब कुछ सेम है। देखिए पढ़ के देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है नेट एसेट्स इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी अदर देन गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिक्टिशियस एसेट। सेम ही बात हो गई, तो उसका एक और नाम है, बट एवरेज नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मैंने कोई क्वेश्चन मार्क कर रखा है, चेक करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 18 मार्क करा हुआ मैंने, हाईलाइट करिए।
यश करण और पार्टनर्स इंटीरियर डिजाइनर के देयर फिक्स्ड कैपिटल 6 लाख 4 लाख, देयर क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंसेस इन करंट अकाउंट 4 लाख 5 लाख। द फर्म हैड 1 लाख रुपए इन रिजर्व्स। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया 19 प्लस 1 लाख, तो 20 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तक आ रहा है। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। दे एडमिटेड राधिका ऐसे ऐसे। एवरेज प्रॉफिट गिवन है बच्चों 5 लाख रुपए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 5 लाख इंटू 100 बाई 10 50 लाख माइनस 20 लाख। समझ में आया? ये जो 50 लाख रुपए वैल्यू निकल के आया ना, इसका एक और टर्मिनोलॉजी होता है, इसको लिखिए। ये जो निकल के आया ना, इसका एक और टर्मिनोलॉजी होता है, किसका, इसका फॉर्मूला में ये लिखा है ना फॉर्मूला, इसके अंदर लिखिए इस चीज को, सिर्फ इस चीज को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ये कौन सा मेथड आ गया भाई, ये रहा बच्चों कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, लिखिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ हिमांशी, नॉर्मल से भी ऊपर। क्या बात है, मेरे को पता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, तभी आप खुश हो रही हैं। इतना खुश तो कोई नहीं हुआ। तो सुपर प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे आपको सिखाया गया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR कैपिटलाइज कर देना है बस। तो इसका एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन मार्क कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 20। हालांकि इजी है, पढ़ लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख का, टोटल एसेट्स है 14 लाख की, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया बच्चों, 10 लाख। इन द सेम टाइम NRR इज 10%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों 1 लाख रुपए का। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से भी ऊपर, कितना ऊपर 50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू 100 बाई 10 5 लाख का गुडविल। आया समझ में? लास्ट बच्चों एक ना मैंने आपको इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी मार्क कर रखा है, इसको जरूर रीड कर लीजिएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन में क्या है, आपको डाटा दे दिया है और सब कुछ निकालने के लिए बोल दिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज एवरेज मेथड। तो लास्ट क्वेश्चन एक आप घर पे इसको रीड मार लीजिएगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली सब कुछ डन है, बस एक बार रीड मारने की देरी है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक हम? तो गुडविल के चैप्टर में कुछ भी दम नहीं था, और क्या यहाँ तक समझ में आता है सबको हमें?